हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। ये हमारा जो है एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स का मैथ्स का हम ये शिफ्ट चला रहे थे, जिसमें हम सारे मैथ्स के सारे क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करते हैं। 25 के 25 क्वेश्चन। ये जो आज का जो है हमारा क्लास, ये है 20 अगस्त के शिफ्ट थर्ड का। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। आपको अगर इससे पहले का सारा वीडियो देखना है, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस सारे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल रखा है, उसे क्लिक करके आप सारे वीडियो वहां से देख सकते हो। और दूसरा क्या, 100 कंसेप्ट का भी मैंने वीडियो जो है उसका भी जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डाल दिया है। और डिस्क्रिप्टिव कॉपी जो मेरी आई है उसका भी जो मैंने डिटेल में एनालिसिस करके अपने वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, उसका भी लिंक उस पर आपको डाल दिया है। ठीक है, तो यही आपका आज के लिए न्यूज था। दूसरा क्या है कि जो भी इस क्लास में शामिल होते हैं, आप प्लीज इससे पहले इस शिफ्ट को कहीं से आप खुद से डाउनलोड करके उसको ट्राई करके फिर क्लास में आइए, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। या फिर जब भी क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं तो उसको अगर पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि मैंने उसे किस तरह से सॉल्व किया था। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे और मेरा क्लास देख रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर, इसका बस वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हो साइन 60 कितना होता है। साइन 60 होता है आपको √3/2, और √3/2 का स्क्वायर तो मतलब 3/4 इंटू cos 45 कितना होता है बताओ, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 इंटू tan 30 कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस cosec 30 मतलब कितना होता है 1/sin 30, sin 30 मतलब cosec 30 की वैल्यू कितना होता है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 3/8, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 8 दूना 16, 3 19/8। आपका कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपको 5 तालिका दिया हुआ है 5 विषयों में। ठीक है, ABCDE छात्रों द्वारा ये अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है। क्लियर। तो 50 में से A को 70, 150 में से 90, 5 विषयों में ABCDE 6 द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। पांचों में इसको 70%, 50 में से इसको 90%, इसको 65% और हिंदी में 64% और 100 में 88%। क्लियर। ये क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी में F द्वारा प्राप्त कुल अंक, F कहाँ है, ये है। किसमें अंग्रेजी कहाँ है भाई, ये। विज्ञान कहाँ है 65, और आपको हिंदी 60। तो इसके द्वारा आपको पता करना है कि एक्चुअल में उसको कितने परसेंट आए हैं, मतलब कितने अंक आए। ठीक है, फिर बोल रहा है अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और हिंदी में छात्र ए द्वारा प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितना परसेंट है। समझ गए। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्यों है आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ आप देखना कि प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है, ना कि ये कुल अंक है। तो अगर आप देखोगे तो 50 है ना, तो 50 में इसको मिला है 72%, तो कितने नंबर हो गए आप बताओ। तो 50 में 72, तो सॉरी 50 नंबर में उससे 72% मिले। ठीक है, तो उसको 100 नंबर में कितने परसेंट हो जाएंगे, 100 नंबर में कितने सॉरी 50 में उसको कितना मिला है 72%। तो बताइए उसको एग्जैक्ट में कितना नंबर मिला है। तो आप बोलोगे सर 50 का 72% कर दो, तो एक्चुअल में क्या होता है 2 से करोगे तो ये 36 आएगा। समझ गए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि F का कितना नंबर हो गया 36। फिर देखना ये 150 में सॉरी यहाँ 80 में इसे मिला है 65%, तो 80 का 65% कितना हो जाएगा बताइए 65/100, 20/2500, और ये 4 होता है, 5 से 13 चौक 52। नंबर कितने मिले हैं 52। अब देखो इसको, और यहाँ पे देखो 75 में से इसको मिले हैं 60%, तो 75 का 60% कितना हो जाएगा, तो 20 तिया 60, 20/2500, 5 से 15 तिया 45। ये टोटल F के अंक हो गए। 6 2 8 5 13 3 बाकी 1 4 1 5 5 10 3 13, 133 नंबर आ गए। फिर उसके बाद आप क्या बोल रहा है कि A के द्वारा अंग्रेजी में, ठीक है अंग्रेजी में, फिर आपको गणित कहाँ है 90, और फिर आपको विज्ञान कहाँ है 65, और आपको हिंदी में 64। इन सब का सबको आपको ऐड करना है।
तो आप बताओ ये ए के द्वारा कितना अंक अर्जित किए गए हैं। तो 50 में से 70%, तो 100 में मतलब 50 में 70%, तो आप बताओ कितने मार्क्स हो गए, 7 × 5 = 35। क्लियर? ठीक, देखो फिर 150 में इसे 90% मिला है। 90% क्या, 9/10, तो 15 × 9 = 135 प्लस यहाँ देखो कितने हो गए, 80 में से इसे मिले हैं 65%। 80 में 65%, तो यहाँ 5 बार में, यहाँ 4 बार में, क्योंकि 100 है। 5 से 13, 13 × 4 = 52, ये हो गए प्लस अब देखना फिर आगे आपको बोल रहा है कि 75 में से इसे 64% मिले हैं। तो 75 × 64/100, 25 दिया 75, 25 × 100, 4 से 16, 16 दिया 48। अब आप जोड़ दो सबको, तो 5 × 5 = 10, 10 20 शून्य बाकी 2, 4 2 6 5 11, 11 3 14, 3 17 से बाकी 1 270। आप बताओ कि 133 F को मिले हैं और A को मिले हैं 270, तो लगभग में किसके परसेंट के बराबर हो जाएगा। तो 13 दूनी कितना होता है, 26, 263 के पास में ही है ये। ठीक है, तो जस्ट क्या होगा कि 50 से जस्ट नीचे होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अदरवाइज आप इसको परसेंट में निकाल के देख लेना, 133/270 × 100 आपको यही 49.3% आ जाएगा। क्लियर? कैलकुलेटिव था। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुजाकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। क्लियर? तो जो त्रिभुजाकार भूखंड है ना, वो आप अच्छे से देखोगे तो ये 90 डिग्री पे बन रहा है। मतलब ये एक कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे 12, ये 35 और ये 37। ठीक है, ये बन गए। इसका बताओ एरिया, इसका जो एरिया है ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर हो जाता है किसके, आयताकार मैदान के क्षेत्रफल और उसकी भुजाओं का अनुपात, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ ये दिया हुआ है। हम इसको मान लेते हैं 7x और इसको मान लेते हैं 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक, देखो 2 से कटा 6 बार में, मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को मान लिया, 3 दूना 6, 7 5 35, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया बताइए, बराबर आपको आ गया 10। ठीक है, 5 दूनी 10, x बराबर √10। आप बोला कि मैदान का परिमाप, मैदान परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। तो 2 × किसका मैदान परिमाप है, ये आयताकार का। ठीक है, 2 × 7x + 3x, 7 3 10 दूना 20x, x कितना है √10, 20 √10 इसका आंसर हो गया। समझ में आया ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो इसका मैं शॉर्ट मतलब कैसे आसानी से अगर समझ में आता है तो इसको आप तुरंत में निकाल दोगे, वो मैं बताता हूँ। क्या बोला है, किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। पहला चीज, यदि वह वस्तु को 300 अधिक में बेचता तब जो हानि हो रहा था जिस रुपए में, उसमें अगर 300 रुपए जोड़ के और बेचता तो उससे 4% की का लाभ हो जाता। मतलब पहले हानि हो रहा था, अब लाभ होने लगा। आपको मैंने बोला था अगर हानि हो तो घटा के परसेंटेज देखना, लाभ हो तो घटा के परसेंटेज देखना। बट अगर अपोजिट हो, हानि लाभ या लाभ हानि हो, तो आप करना दोनों को जोड़ देना। ठीक है, जैसे 8 4 12%। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ मैं क्या कह रहा था आपको, 1 मिनट। हाँ सॉरी, ये आपका लग रहा है क्वेश्चन, आप हाँ ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ देखते हैं। तो आपको क्या बोला, 8% की हानि हो गई तो क्रय मूल्य पे ही हानि होता है। तो क्रय मूल्य से 8% हानि, 8% मतलब इधर आए हैं। और दूसरा बार क्या बोला, क्रय मूल्य से आप 4% लाभ में गए हो तो क्रय मूल्य से ज्यादा रुपए बना होगा 4%। समझ गए ना बात, मतलब हानि होने पे आप क्रय मूल्य से पीछे जाते हो, कम। जैसे 100 रुपए का सामान है, 8% हानि हुई तो आप क्या बोलोगे, 92, वो 92 बिका होगा। और अब आप बोल रहे हो कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपए रहा और उसको अगर कितने का लाभ हुआ है, 104 का, है ना, 4% लाभ पे क्या 104 का। तो आप देख रहे हो 100 से 104 बन रहे हैं और यहाँ 100 से क्या हो रहा है, घट रहा है, 92 बन रहा है। ठीक है, और यहीं पे आपको बोला इस दोनों के बीच का जो गैप है वो किसकी वजह से आया है, 300 रुपए बढ़ जाने की वजह से। तो अगर इसको 300 रुपए यहाँ पे डाल दूं तो एग्जैक्ट में इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, पहले हानि और फिर लाभ के बीच का। तो आप बोलोगे सर यहाँ 8 और यहाँ 4 12, मतलब ये 12 का वैल्यू आपको 300 हो गया। तो आपको बोला उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो बताइए 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100। समझ गए, तो बताइए इसको, सॉरी 4 का वैल्यू कितना हो गया, 100। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको चूंकि हम क्रय मूल्य कितना माने थे 100, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मुझे क्रय मूल्य 100 हो जाएगा, इधर भी 25 से करना पड़ेगा। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2500। क्लियर हुआ।
ठीक है, अब आंसर क्या हो जाएगा 2500। समझ में आया आपको? ठीक है, मैं क्या कहा कि क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है, हानि हुआ तो 8% का, तो 92 में बिका होगा। फिर बोला कि 92 में ही अगर 300 जोड़ देते हैं तो उसको लाभ हो जाता है, तो 100 से वो क्या हो गया 104। तो दोनों जो 92 104 के बीच का गैप ही ना 300 के बराबर है, तो उसको मैंने बोला कि 12 के, अगर 12 का वैल्यू 300 है तो मैंने 4 का निकाल लिया 100, तो हमको चूंकि क्रय मूल्य 100 था तो मुझे 100 का निकालना था, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2500 आपका आंसर है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको बोल रहा है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए, आप ध्यान देना यहाँ पे, हर दिन ये कितने घंटे काम कर रहा है 10 घंटे। कौन कौन काम कर रहा है भाई? ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार्य को 5 गुना कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, समझिएगा, जिस कार्य को ए जो है 2 दिन में पूरा करता है, उस कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो आप बताओ कि 5 मतलब एक तरह से हुआ कि 5 काम को 15 दिन में कौन कर रहा है? बी। तो एक काम को बी कितने दिनों में करेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको बोला कि जिस कार्य को ए जो है 2 दिन में करता है, उसी कार्य का 5 गुना, मतलब एक काम अगर रहा उसका 5 काम, तो 5 काम को बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। तो एक काम कितने दिनों में करेगा? तो 3 दिनों में। ठीक है, समझ में आया आपको? तो जब क्या होता है कि जब आपका वर्क जो है बराबर हो, फिर से बोल रहा, जब वर्क बराबर हो तो उसके डेज का जो रेशियो होता है वो उसके एफिशिएंसी के रेशियो के अपोजिट हो जाता है। समझ में आया? बताता हूं कैसे। ए यहां मान लो और बी यहां मान लो। क्लियर? तो डेज का रेशियो क्या आया बताइए? उसी काम को ए कितने दिनों में कर रहा है? 2 दिनों में। 10 घंटा दोनों काम कर रहा है, इसलिए मैं सिर्फ 2 में देख रहा हूं। ठीक है, और बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, 5 गुने कार्य को, तो 5 काम को, तो एक काम कितने दिनों में करेगा? 3। तो अगर एफिशिएंसी की बात आएगी ना, तो ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया आपका एफिशिएंसी। अब देखिए अब कितने दिनों में, अब बोल रहा है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होंगे। और इस बात को याद रखना कि वो लोग एक दिन में कितना घंटा करते हैं? 10 घंटे। हमको ये डेज का आ गया 3 और 2, तो आप बताओ कितना हो जाएगा? 3 ए का हो गया और ये 2 हो गया बी का। क्लियर? तो ये हो गया 15, 3 दूनी 6 का। क्लियर? तो देखो 3 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो आपको दिया। एक मिनट मैंने यहाँ कुछ गलती कर रखा है क्या? 3 और 2 रेशियो आ गए। ठीक है, तो टोटल कार्य कितने हो रहे हैं? 2 दिन में ये पूरा कर रहा है, तो एक मिनट में देख लेता हूँ। ए और बी का रेशियो 3 और 2 हो गया, तो 3 दूना 6, 3 2 5, 6/5 आ रहा है, 1/1/5, मतलब एक दिन के अलावा 1/5 काम और कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि एक दिन तो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, ये देखो दिन, और अगले दिन 1/5 दिन भाग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम, मेरा सुनिएगा बात, आपको यहाँ से क्या आया? टोटल, जब आप टाइम निकालते हो तो क्या लिखते हो? टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ गया आपका? 6 बटे एफिशिएंसी 3 और 2 5। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/5 आ जा रहा है। ठीक है, एक दिन काम किया। ठीक है, दूसरे दिन कितना काम करता है? दूसरे दिन का कितना दिन काम कर रहा है? 1/5। आप मुझे बताओ अगले दिन वो एक्चुअल में कितने घंटे काम किया होगा? अब देखो एक दिन में वो 10 घंटे करता है, तो बताओ 1/5 दिन में कितना करेगा? 10/5 मतलब 2 घंटे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर? 2। अब अगर पूछा कि एक्चुअल वो कितने घंटे दोनों मिलकर अगर काम खत्म कर देगा, तो आप बताओ, यहाँ एक दिन तो किया ही था, ये 10 घंटे प्लस 1/5 दिन और किया, तो 1/5 में कितने घंटे आए? 2 घंटे। 2 और जोड़ देना तो कितना हो जाए? 12 घंटे। मतलब एक्चुअल में वो सब लोग जो है ना दोनों को मिलकर काम करते हैं, तो पूरे काम को 12 घंटे में खत्म कर देते हैं। अगर ये भी पूछता है तो भी हम इसको आंसर निकाल लेते हैं। अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक और चीज मैं यहाँ बता दूं आपको। ठीक है, यहाँ होता है आपका, ये होता है डेज, यहाँ होता है एफिशिएंसी, और ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ तो आपको पता ही होगा। अब देखते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ 10 13 हो गया, यहाँ 10 77। 10 13 को हम क्या लिख सकते हैं? cot 77, और 10 36 को क्या लिख सकते हैं? cot 54। और आप जानते हो कि 10 × cot थीटा
तो अब क्या होता है 1, तो cot 77 tan 71, cot 54 tan 54 1 और tan 45 1 ही हो गया, तो ऊपर 1 ही रह गया। 2 इंटू सेक क्या हो जाएगा, सेक 60 कितना होता है बताइए। सेक मतलब होता है 1 बटा cos 60 मतलब 2 होता है, 2 2 जा 4। क्लियर, ठीक है। अंदर में देखो sin 60 डिग्री का स्क्वायर है, sin कितना √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस 2। आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाहर कितने बन गए आप बताओ, 4 दूनी 8, अंदर में देख लो, नीचे ले लेंगे एलसीएम 8, 4 दूना 8 3 दूना 6, यहाँ 2 है, 2 चौके 8 4 तिया 12 और 8 दूनी 16। ठीक है, सही किया है मैंने, देख लेता हूँ। देखो यहाँ 4 दूना 8 हो गया, यहाँ 4 था, 4 मैंने लिया एलसीएम, तो 4 था, सॉरी 4 ही एलसीएम लेना था ना। चलो देख लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना बटे 1, तो 8 इंटू नीचे देखना, ठीक है 8 इंटू, तो ये 16 है, 16 6 22 में से 10 गया, 16 6 22 में से 12 गया, तो आपको 10 बन जाएगा माइनस 10, अब बटे 8, 8 से 8 कट जाएगा तो 1 बटे माइनस 10, मतलब माइनस 10 नहीं प्लस 10 होगा, तो 1 बटे आपका क्या हो जाएगा 10। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे। अब इसको अच्छे समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसको आपको अच्छे समझना होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी एक शिफ्ट में आ चुका है, लेकिन वहां कुछ और पूछा था, यहाँ कुछ और पूछा। आपको बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी जिसकी भुजा 3√7 है। देखो ये कर दिया मैंने, तीनों भुजा समान होते हैं, उसी को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सारे भुजा समान होते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। क्लियर, ठीक, देखो आप देखना अच्छे से। तो इसका जो एक भुजा है वो किसके बराबर है 3√7 के, मतलब कि सारे भुजा क्या है 3√7 के बराबर है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब BC पे P बिंदु इस प्रकार है कि BP और PC के बीच का रेशियो 1:2 है। ठीक, देखो यहाँ पे मान लेते हैं P होगा, तो BP और PC कितना 1:2 है। आप जानते हो रेशियो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, एक हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ किया मैं, इसको मान लेता हूँ डी। समझ गए। अब आप जानते हो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सामने से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों भुजा को बराबर बांट देता है। अब बराबर बांटना है तो क्या पता, पूरे भुजा जो है ये पूरा का यहाँ लंबाई कितना आ रहा है, ये यहाँ तक 1, BP1 और ये 2 आ रहा है ना, तो 2 1 3 3 का आधा करना क्या जो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम इसको ये नहीं मान रहे हैं। और हम जानते हैं कि रेशियो में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2:4 मान ले रहे हैं। अब तो सही है, ठीक है। तो टोटल भुजा का लंबाई क्या हो गया बताइए, टोटल भुजा का लंबाई हो गया 6, क्योंकि यहां तक 2 और ये पूरा हो जा रहा है 4। अब एक चीज बताइए मुझे, चूंकि D आके नीचे वाले बेस को आधा बांट दिया, तो अगर D बांटा है तो टोटल लंबाई कितना है 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो आप बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। क्लियर हुआ, ये 2 ये 1 और ये हो गया 3। ठीक है, पूछा किसकी लंबाई है AP की लंबाई, तो AP इसको मिला दें। ठीक है, अब ध्यान, यहाँ भी 90 डिग्री। अब मुझे बताओ AD बराबर क्या हो जाएगा। AD बराबर आप जानते होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी लंबाई होती है A × √3/2। A मतलब साइड होता है, तो अभी आपका साइड क्या माने हैं आप 6 × √3/2, तो 2 तिया 6, तो 3√3 आपके हिसाब से। अभी एक्चुअल में जो दिया उसको भूल जाइए, आपने 6 माना है, 6 के हिसाब से 3√3 हो गया, ये भी 3√3 हो गया। ठीक है, आप देखिए, अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर AD आपको मिल गया 3√3 और PD कितना है 1, तो हमको बताओ AP कितना हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का है ये 3√3 ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर, ये मैं कह रहा हूँ रूट अंडर 3√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 3 होते हैं 27 प्लस 1 28, रूट अंडर 28 कितना हो जाएगा 2√7। क्लियर ना, तो आपका जो ये जो वैल्यू आ गया 2√7।
समझ में आया? सही निकाला हूं, 2√7। क्लियर? तो आपको पूछ रहा है एपी की लंबाई बताइए। अब हमको एक बात बताओ कि 2√7 को पता चल गया, लेकिन आपको एक चीज पता है, ये तो हमारा अपने रेशियो के हिसाब से था जो हमने माना था। अब बताओ कि भुजा हमारे हिसाब से क्या था 6, और उसका एक्चुअल वैल्यू क्या दिया हुआ है 3√7। कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर? ठीक है, तो बताइए 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का तो आप बोलोगे सर 3√7/6। तो मुझे निकालना कितने का है 2√7, क्योंकि एपी मुझे निकालना है। मुझे निकालना है क्या चीज? एपी, और एपी का वैल्यू क्या है 2√7। तो 2√7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 3√7/6 इंटू 2√7, तो 2 तिया 6 कट गया, √7 इंटू √7 क्या आ जाएगा 7। तो एपी आपका कितना हो गया 7। क्लियर हो गया? होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने बहुत आसानी से और बहुत धीमे धीमे इस क्वेश्चन को बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो ये वाला, एक मिनट सॉरी, हाँ बोल रहा है पी क्यू आर है, ठीक है। देखिए पी क्यू और आर, पी क्यू और पी आर पे ई और एफ है, ई और एफ है, और ई एफ जो है इसके पैरेलल है। अब जान ही रहो कि अगर पैरेलल होता है, दो बेस पैरेलल हो जाता है तो आपस में दोनों ट्रायंगल सिमिलर और साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। आपको बोल दिया पी बराबर 2, पी बराबर 2 और ई क्यू बराबर 3। तो आप बताओ पूरा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 3 2 5। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। आपको बोला किसका किसका है? आपको बोला पी क्यू आर। आप जानते हो कि एरिया ऑफ पी क्यू आर और एरिया ऑफ पीईएफ मतलब बड़े वाले का एरिया PQR और PEF छोटे वाले का एरिया। तो जब हम एरिया का रेशियो लेते हैं तो उसके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइड का रेशियो क्या है? PQR ऊपर है, ऊपर कितना है 5, बड़ा वाला क्या है ट्रायंगल का साइड 5 बटे छोटे वाले का 2। देखिए PQR का ले लिए एक साइड और PEF का, दोनों का स्क्वायर कर दो, 25/4। आंसर कहाँ हो जाएगा 25/4। समझ गए ना? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देख लो, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको आराम से घर पे कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन है लेकिन मैं कर देता हूँ। मैंने आपको बोला हमेशा माइनस फिर माइनस, बस इसको अलग कर लेना। देखो यहाँ पे क्या है 8/4 ऑफ 2, तो पहले ऑफ का काम होगा तो इसलिए 8/4 इंटू 2 हो जाएगा माइनस। क्लियर? ठीक है। अब देखिए 15, तो ऑफ का काम पहले होगा तो 5 दूना 10 और 15 में भाग लग जाएगा 10, इसलिए इसको लिखते हैं 15/2 इंटू 5 माइनस। तो पहले ये वाला काम होगा 6/5 और यहाँ से माइनस 7 + 5 कितना हो जाएगा -2, और आप उसके बाद क्या हो जाए, सॉरी यहाँ गलती किया, एक मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे 6/5 इंटू क्या हो जाएगा -2, सही है ना? 6/5 इंटू -2 ऑफ 2, तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और वो सब मिलके जाकर फिर वहां पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। देखना कैसे, यहाँ ये पार्ट देखना कैसे सॉल्व होता है अच्छे से। तो पहले क्या होगा 6/5, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा बताओ -4। अब क्या होगा, भाग होगा, तो 6/5 इंटू -4, तो -4। क्लियर हुआ? और ये बाहर में माइनस था तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, तो इसको प्लस लिख ले, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ से 5 दिया 15, तो यहाँ बच जाएगा 3/2 और 4 दूनी 8, तो 1 माइनस इतना बन गया। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम नीचे क्या आ रहा है 2 और 5, तो 10 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 10, 2 × 10, 5 × 15 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो 4 दूना 8 × 48। अब बताओ सॉल्व करके ये कितना आ रहा है। तो यहाँ से 10 - 15 -5 और -5 तो 43/10 बराबर 4×3/10। ये यहाँ पे बस आप ध्यान देना, यहाँ किस तरह से मैंने इसे कैलकुलेट किया है, बस ये पार्ट अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? पहले ऑफ का काम फिर भाग का, ये नहीं कि दोनों मल्टीप्लाई कर दिए फिर भाग, नहीं, पहले ऑफ का काम कर लिए फिर भाग कर लिए फिर भाग के बाद मल्टीप्लाई की। ये यहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो करना है, इस सरलीकरण ये अच्छा वाला था, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक मिनट, देखिए, हाँ ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 था, ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये देखिए, ये अब आ गया 10वां क्वेश्चन। क्या करे, किस जिले में महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष शिक्षकों की संख्या से 500 अधिक है? ठीक है, अब देख लो किस जिले में। ठीक है, तो पूर्व में देखो 16 5 21, 21 से ज्यादा है तो पूर्व तो होगा ही आंसर। ठीक है, तो पूर्व कहीं है तो एक इसमें है और एक इसमें है। अब देख लेते हैं उत्तर पश्चिम करके। उत्तर में देखो 10,075 है, 1,075 है, तो इसमें 500 जोड़ दो 15,075, इससे ज्यादा है ये, तो उत्तर सही हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? दूसरा। ये तो सिंपल सा था। ठीक है, आपको बस पूछ रहा था किसमें जो है, जैसे पूर्व में, मतलब कहने का मतलब है पुरुष शिक्षक से 500 ज्यादा करने पे भी ज्यादा शिक्षक महिला शिक्षक निकले, वो आपको पूछ रहा था कि 16 5 2150, 2150 से ज्यादा ये था, इसलिए मैंने इसे मान लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान सा था। देखिए क्या कह रहा है, 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी, मंगलवार को 20% की वृद्धि, बुधवार को 8% की वृद्धि, गुरुवार को 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य इतना था तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के के क्या मूल्य थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम मान लेते हैं सोमवार को x रहा होगा। पहले देखो क्या हुआ, 10% की कमी, मतलब 90/100 कमी हुई है, इसलिए 100 में से 10 घटा के। मंगलवार को 20% की वृद्धि, तो 100 में 20 जोड़ के 120/100, इंटू बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि हुई है तो 108/100, वृद्धि होगी तो प्लस कर लेंगे, फिर 5% की वृद्धि तो 105/100, और ये जाके कितना बन गया, 5,511.24। ठीक है, पॉइंट उड़ा दो, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया। अब कट करके देखते हैं, देखो यहाँ से 0 0 0 0 गया। अब देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो देखो 9 से ये कटेगा आपको, 9 छा के 54, और 9 छा के 54 एक गुज 9 9 इकाई 9, 9 छा के 54 9 इकाई 9, बच गया आपको 2 21, 9 दूना 18, 3 9 तिया 27, 9 छा के 54। ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये किससे कटेगा, फिर 9 से कटेगा क्या, तो 9 से पक्का कटेगा। 12 से काट के देखें, 12 पचे 60, 12 कहीं, हाँ 12 से काट के देखते हैं, तो 12 पचे 60, तो बच गया 0, 12 उतर गया, 12 कहीं 12, 0 12 तिया 36, 5 1 6 3 9, अभी भी 9 से कटेगा, 9 इकाई 9, 9 दूनी 9 इकाई 9 दूनी 18, 9 से कटेगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 6 बचा, 9 छा के 6, 9 से 63। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 7 से कट रहा है। ठीक है, 7 इकाई 7, 7 पचे 35, 7 अठी 56, और 7 इकाई 7। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ से कटेगा ये 6 नहीं 3 से, 3 चौक 12, 3 से कटेगा 27 तिया 81, 3 पचे 15, 3 नमा 27, तो 5 चौक 20 पचे 100। ठीक है, तो ये 500 उधर जाएगा, 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 5 × 100, 9 पचे 4500। तो शुरुआत में कितना मूल्य था, 4500। आ गया ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन तक। सिंपल सा था, एक इक्वेशन लिखना था और उसको बस सॉल्व करना। अब ये देखो क्या कह रहा है, ए बी ओ वाले केंद्र वृत्त की जीवा है। ठीक है, वाले और प्री वृत्त पर कोई बिंदु है, तो ये मान लीजिए एक सर्कल है, तो ओ इसका क्या है, सेंटर। ठीक है, और ए बी इस पे क्या है, एक जीवा है, मतलब क्वाड है। पी वृत्त पर कोई बिंदु है। अब देखो, लेकिन एपी भी कितना बना रहा है, 122 डिग्री। तो दो तरह से हो सकता है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक तो ये हो गया ए बी, वो मान लेते हैं, या तो ये इसके आगे रहा होगा, या तो ये इसके पीछे बना होगा एंगल। आप बताओ किधर ज्यादा एंगल बनेगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, आप ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है, ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जितना एंगल बनता है उसका हाफ यहाँ बनता है, या बोल सकते हैं यहाँ जितना एंगल बनता है यहाँ पे उसका डबल बनता है। अगर आप मान लो यहाँ 122 मान लेते हो, तो आप मुझे बताओ यहाँ कितना बोलोगे, 22 दूना 44, 244 डिग्री। अगर 244 का किसी ट्रायंगल का एंगल जो है कभी 244 हो सकता है नहीं ना, तो इसको हम हटा देते हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ देख लिए ना, एक मिनट, हाँ, तो आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये खुद ट्रायंगल 180 होता है, उससे ज्यादा हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
अब रही बात कि ये पॉसिबल हो सकता है, हाँ। आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ बन रहा है आपको 122 डिग्री, कितना बन रहा है 122 डिग्री। तो आप बोलोगे सर अब ये कहाँ पे जाके एंगल बनाएगा इस 122 का डबल। तो जब ऐसा होता है ना, समझना मेरी बात को, जब ये होता है, मान लो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल बनता है थीटा, तो ये एंगल होता है आपका 2 थीटा। क्लियर? ठीक है, ये अगर 122 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा 244 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप बताओ एक पॉइंट पे 360 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप बताओ। ये अगर 122 है तो 244 में कितना 16, ये हो जाएगा आपका 116 डिग्री। 116 अगर ये हो गया तो एक ट्रायंगल में पूरा देखो ये वाला, और ये दोनों रेडियस है तो बराबर होंगे। ठीक है, आप बताओ पूरे ट्रायंगल में 180 होता है, 180 में 116 वही है, तो कितना बच गया आपका 64 डिग्री। कितना बच गया 64। तो 64 बराबर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ये भी हो जाएगा 32 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 32 डिग्री। वही आपको पूछा है ओ ए बी, यही वाला एंगल पूछा था, तो आपका 32 हो गया, आंसर हो गया आपका 32 डिग्री। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही वाला है जो आप परसेंटेज में अंक निकालते थे, याद है? जैसे 50 में 70 हो गया तो 35% हो गया, सॉरी 50 नंबर था आपको उसमें 70, ये परसेंटेज है, ये सब क्या है परसेंट है, तो 50 का 70% क्या हो जाएगा 35 नंबर। वैसे करके ये वो वाला है, आपको बस बोला है गणित में बी सी डी और एफ छात्रों के औसत अंक बता दें। गणित में बी सी डी एफ यही सब है ना, देख लेते हैं। बी और गणित ये बी सी डी और एफ, इन सभी का पूरा परसेंटेज औसत अंक बता दीजिए। ठीक है, अब आप सोचो कि सर क्या इसको कैसे सबका अलग अलग से निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। देखो अलग निकालोगे तो भी बनेगा, हम कह रहे हैं टोटल कितना है 150 है। ठीक है, अब टोटल ये कितने कितने थे, बी 92%, सी 80%, डी 74% और ये 9%। हम कह रहे हैं सबको जोड़ दो और 150 का निकाल दो, तो वही आपका टोटल नंबर आ जाएगा। तो इतना इंटू, आप सबको बताओ परसेंट की 4 4 8 2 10 के 0 बाकी 1 9 1 10 8 18 18 7 25 25 8 33 330% हो गया, 100 कर दिया। ये टोटल अंक आ गए, लेकिन आपको क्या बोला है औसत निकालना है, तो 1 2 3 4 जन है तो 4 से आप डिवाइड कर दो। क्लियर? ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया और ये 0 गया। आप देखो 15 तिया 45 के 5 बाकी 4, 15 45 4 49/4, 4 से डिवाइड करो, 4 1 4 4 2 8 4 तिया 12 7 5 123.75 इसका आंसर हो गया। आप बोलोगे सर ये कैसे आप कर लिए, तो हम बोलेंगे तुम अगर बी का निकालते तो बी का कैसे लिखते, बी प्लस मान लो सी प्लस डी प्लस एफ निकालते, तो आप क्या करते 150 का 92% लिखते, फिर प्लस करते 150 का 80%, फिर प्लस करते 150 का 74%, फिर प्लस करते 150 का 84%। मैंने क्या किया, इन सब में से 150 कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा सब में से 150 कॉमन ले लिया, हटा दो, तो अंदर में सिर्फ ये सॉरी ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इसमें से हम क्या कर रहे हैं 150 कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बच गया 92 प्लस 80 प्लस 74 प्लस 84, यही तो आपको लिखा है 330 अब बटे 100। ठीक है, यही बस डायरेक्ट किया है, बस इसी को समझना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान देना। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में निश्चित संख्या, मतलब संख्या आपको पता नहीं है, मान लो x जना रहे होंगे और उसका जो औसत था 55.5 था। अब क्या आ गया कि 4 छात्र इसमें और आ गए, 4 छात्र और आए और उनका जो है औसत अंक कितना था 60। ठीक है, अब सोचो कि पूरे x संख्या में रहा होगा। क्लियर? x संख्या में टोटल रहे होंगे विद्यार्थी, उसमें 4 जन और जो, लेकिन उनका जो है औसत उन लोगों के औसत से ज्यादा है। अब जब सबको हम मिलाएंगे, समझिए जब सबको मिलाएंगे हम, क्लियर कट सुनिएगा, जब सबको हम मिलाएंगे तो इधर का जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, जो इधर एक्स्ट्रा बच के मेरे पास आएगा, अंत में जब औसत पूरे का निकाला तो वो एक्स्ट्रा सब में फैल जाएगा। रायता फैल के जानते हो ना, तो वही रायता सब में फैल, क्योंकि ज्यादा रायता लेके आया है कौन, 4 विद्यार्थी, क्योंकि x वाले के पास रायता 55.5 था, 4 वाले के पास जो रायता है वो 60 के बराबर है, 55.5 से ज्यादा है, इसलिए उसके पास एक्स्ट्रा रायता जो है अब जब सब में बटेगा तो सब क्या होगा, 4 का जो एक्स्ट्रा रायता है वो x + 4, मतलब जितने संख्या थे सब मिला के सब में रायता फैला दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन पहले क्वेश्चन समझा देते हैं क्या बोल रहा है। संख्याओं में छात्रों का औसत इतना था, 60 केजी वाले औसत छात्र 4 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं।
तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। वही जो रायता फैलाए है ना, फिर समझना, वही जो रायता फैलाए है वही कितना बढ़ गया, 360 ग्राम बढ़ गया सबको, क्योंकि जान रहे हो 4 वाला ज्यादा लेके आया, तो ज्यादा वाला लेके आया तब सब में बटेगा ना, सब में बटेगा तो वो चूंकि ज्यादा था औसत से तो वो x वाले को भी मिला है, लेकिन कितना एक्स्ट्रा था वो हम बता रहे हैं आपको। आप बताओ कि औसत का अर्थ क्या होता है, मतलब 4 छात्र के पास 60 है, चारों छात्र का औसत 60 है, तो हर एक 60 रहा होगा। तो आप बताओ कि यहाँ 55.5 है, तो एक्चुअल में औसत कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 4.5, मतलब एक छात्र के पास 4.5 ज्यादा है, तो टोटल कितने छात्र ज्यादा वाले हैं, 4, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया, तो इसको 4 से कर दो, तो 9 ना 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यही 18 जो है ना, समझिएगा मेरी बात, यही 18 जाके बटा है कितनों में, x+4 में, और वही जो 18 बटा है ना ज्यादा, वो जाके बन के आया है 360 ग्राम। आप समझिएगा, यही जो 18 कितनों में बटा है, तो आप बोलोगे सर x+4 में, लेकिन ये केजी में था बबुआ, इसको भी ध्यान रखना। और यही जो बटा 360 सॉरी x 18 ग्राम 18 केजी जो बटा है, इसकी वजह से कितना ज्यादा है, देखो ये ज्यादा वाला है, ध्यान रखना, तो ज्यादा वाला कितना में बटा है, x+4, मतलब टोटल संख्या में जाके बट गया, इसलिए सब संख्याओं पे जितना संख्या था छात्रों का उसमें कितना ग्राम बढ़ गया, 360 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी हम बढ़ा हुआ 18 केजी लिए, यहाँ भी हम वही औसत लिए जो सबका बढ़ा है। अब बताओ कितना हो जाएगा, 18,000, अब ग्राम था इधर तो ग्राम में ही बनाना पड़ेगा ना भाई, इतना बटे 360 बराबर x+4, 0 से काटोगे, 18 से काटोगे, 2 से काटोगे, ये 50 बन गया, तो x+4 बराबर 50 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 46, मतलब पहले संख्या कितने थे, 46। क्लियर हो गया, शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या 46। अब रही बात ये थी, अब हमको दूसरे तरह से बताते हैं, टोटल बढ़ा कितना था, आप बताओ 18, और एक्चुअल में कितना, औसत कितना बढ़ गया, देखिए आपके पास एक्स्ट्रा था कितना, 18 केजी था, तो ग्राम में बदल लेते हैं, इतना ग्राम हो गया, मेरे पास इतना ग्राम ज्यादा था, वो अब बढ़ा कितना, 360 से डिवाइड कर लेते, तो कट कितना आता है, 50, मतलब टोटल संख्या 50 है, लेकिन एक्चुअल पहले का बोल रहा है, तो 50 में जो बाद में आए हैं उसको घटाना पड़ेगा, तो ये 46 हो गया। ऐसे भी करके दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर, ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देख लो क्या बोल रहा है, कह रहा है किस वर्ष किन वर्षों में बिक्री उत्पादन की तुलना में 80% या उससे अधिक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कौन सा है, 2015, तो वही चेक करेंगे ही, 2015 से ही चेक करेंगे। तो बताओ कि 80% का अर्थ कितना होता है, 4/5, 1250 का 4/5 कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 25, 50 चौक 200, रुक जाइएगा मैं फिर से देख लेता हूँ। कह रहा है उत्पादन तो 80% या, तो इसका 80% कितना हो गया आपको, 25 बचे होता है ना, तो 25 चौक 100, 1000, कितना आ जा रहा है, 1000, ठीक है, तो 1000 आ जा रहा है, तो या कह रहा है तुलना में इतना 80% हो या उससे अधिक हो, तो इसका 80% 1000 आया है, तो इसका 80% 1000 आया, तो 1000 के बराबर ही तो है, तो उसके अगर बराबर हो तो भी चलेगा, तो 2015 तो होगा। 2015 कितने ऑप्शन में है, तो सिर्फ 2 ऑप्शन में, अब सिर्फ एक 2019 को चेक कर लेते हैं। तो 1600 का 80% कितना होता है भाई, तो आपको हो गया सर 16, 8, 80, 8 छक 48, 128, 1280, ठीक है, 1280 आ गया, 80, 8 छक 48, ठीक है, 1280, तो 1280 से अधिक है कि नहीं है ये उसका बिक्री, हाँ है सर, लेकिन अभी क्या चेक कर, 90% से कम भी तो होना चाहिए, तो 1280 में तो इसका 10% कितना, 160, इसमें 160 जोड़ के देखो 90% बराबर हो जाएगा, बाकी 1, 12, 13, 14, 1440, 1390 जो है इससे कम है, ये आपको 90% के बराबर है, और 80% कितना आया था आपको, 1280, तो 80% 90% बीच में है कि नहीं है, हाँ है, तो आपका 2019 आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर हो गया, तो बस चेक करने आपको आना चाहिए। अब देखिए ये आपको निकालना है x³ y³ z³ प्लस 13, तो आपको इसका वैल्यू अगर पता चले तो प्लस 13 करके आप उसका रूट निकाल सकते हो, आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, x + y + z, xy yz + zx और xyz सब दिया हुआ है। देखते हैं, आपको पता होना चाहिए x³ y³ + z³ - 3 xyz बराबर क्या होता है बताओ, x + y + z, एक मिनट, हाँ अंदर में क्या होता है, x + y + z का होल स्क्वायर
-3 के अंदर xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर? ठीक है, ये इक्वेशन होता है। ओके, अब बस पुट कर देते हैं। हमको यहाँ से पता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ -3 xy कितना है 16 बराबर ये कितना है 3, अंदर में ये 3 है तो 3 का स्क्वायर -3 इंटू ये है -12। आप देखो 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस बढ़तिया सॉरी 36। ठीक है, तो 36 9 कितना आ जाएगा 36 9 45 तिया 135 ये हो गया। और यहाँ देखो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 तिया 48। अब ये प्लस 48 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या हो जाएगा 135 हाँ 135 माइनस 48, ये आपको 87 के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ 87 पुट करना, 87 प्लस 13 100 हो जाएगा और 100 का रूट कितना होता है 10। तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय करती है। तो आप जानते हो जब धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो स्पीड क्या रहता है, स्पीड होता है बोट माइनस रिवर। क्या होता है बोट माइनस रिवर। और स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 30/3 ये कितना हो गया 10। क्लियर? और जब धारा की दिशा में 1 घंटे में तय कर लेते हैं हम 30 किलोमीटर, तो स्पीड बताओ धारा की दिशा में क्या होता है बोट प्लस रिवर। डिस्टेंस कितना हो गया आपको बताओ 30/, टाइम कितना हो गया 1 बराबर 30। अब आपको क्या बोला है यह नाव की, तो बोला शांत जल में, मतलब सिर्फ बोट का आपको स्पीड चाहिए, शांत जल में धारा नहीं चल रही है तो धारा 0 हो गया, रिवर 0 हो गया, तो हमको बोट चाहिए। ठीक है, 60 में चलने में उसको कितना समय लगेगा, मैं दोनों को जोड़ दूं तो बोट प्लस बोट 2 बोट और दोनों खत्म हो गया 30 10 40। तो बोट बराबर बोट का स्पीड कितना हो गया 20। अब बताओ टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 60, स्पीड आपका बोट कितना आ गया 20 से डिवाइड कर दो तो 3 घंटे। कितने आवर लगेंगे 3 आवर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ये देखो आपको क्या करना है, सेक पावर 4 थीटा 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 tan पर। अब इसमें क्या करना है, आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो पावर में 4 है ये वगैरह है, आप इसको अच्छा से क्या करो कि अगर सॉल्व करना है तो आप सीधे वैल्यू पुट कर दो, आपको डायरेक्ट क्योंकि आप वैल्यू दिया हुआ है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी पुट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आएगा और हमेशा सेम ही आएगा। क्लियर? अब देखो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, हम मान रहे हैं थीटा बराबर 45 पुट करके देखो। ठीक है, सेक 45 कितना होता है √2, कितना होता है √2 के पावर 4 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 सब मल्टीप्लाई 4 बार होगा तो कितने बन जाएंगे 4। √2 इंटू 2 सॉरी मतलब मेरा कहना है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 यही होता है ना, तो 2 दूना 4, अंदर में देखो 1 माइनस साइन 45 कितना होता है 1/√2 के पावर 4 बोलोगे सर 1/4 माइनस 2 और साइन tan 45 कितना होता है 1। क्लियर? 4 इकाई 4 में से 1 गया 3/4 तो 4 इंटू 3/4 माइनस 2, 4 से 4 गया बचेगा कितना 3 माइनस 2 गया बराबर 1। आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आसान था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल लिया। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन का समझना, क्या किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपए दिया हुआ है। क्लियर? यह 2 क्रमागत छूटों के अधीन है। ठीक है, जैसे आपको नहीं म्यूचुअल फंड वगैरह कहता है कि ये कुछ फेयर कंडीशन पे अधीन है, वैसे ये क्रमागत छूटों के अधीन है। तो छूट कितने कितने का छूट है वो देखो, पहला मिल रहा है 15% का और दूसरा मिल रहा है पहले के 20% की दर पे। पहले का 20%, पहले कितना परसेंट छूट हो रहा था तो 15%, इसके 20% की दर पे दूसरा बार छूट मिल रहा है तो 20 25 100 5 दिया 15, मतलब दूसरा बार 3% का छूट मिल रहा है। समझ में आ गया आपको? आप बना लीजिए। तो पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी बता दीजिए। ठीक, अंकित मूल्य कितना है बताइए एमपी 5320, इस पे पहली बार छूट कितना मिल रहा है 15%, तो 100 में से 15 गया 85/100 इंटू दोबारा देखो, दोबारा उसको 20% का नहीं मिला है, उसको मिला है 3% का। बोल रहे ना पहले के 20% की दर पे, तो पहले का 20% कितना था 3%, तो 3% छूट मिला है तो 97/100। आपको बस इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, 100 ठीक देखो 0 से गया 0
और कटेगा क्या, 5 से 17, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा ये, और निकटतम बोला है, ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूना 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 266 इंटू 7 और इंटू 97, ठीक है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो मल्टीप्लाई इन सबको, आप कर लोगे तो लगभग 100 ही मान लेते हैं क्योंकि ज्यादा नजदीक में है नहीं, थोड़ा थोड़ा गैप पे है, ओके। तो लगभग इसको हम 100 मान लेते हैं, तो 100 से 100 कटा ही गया, यहाँ पे करो तो 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 छक 42 और 46 के 6 बाकी 4, 7 14 4 18 और 1 जोड़ दो 2 6 6, 2 6 2 बाकी 2 बाकी 1, 8 9 6 15 बाकी 1, 2 3 1 4, 4522 आ रहा है, ठीक है। इंटू 97 करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको इसके नजदीक पहुंचा दिया, तो 97 कर दो, तो इसको 7 दूना 14 4 बाकी 1, 7 दूना 14 1 15 5 बाकी 1, 7 35 36 बाकी 3, 7 चौक 28 3, 28 3 31 इंटू 9 से 9 दूना 18 बाकी 1, 9 19 9 बाकी 1, 9 27 46 के 6 बाकी 4, 9 चौक 36 4 40। अब देखो 4 8 5 1 बाकी 1, 9 16 बाकी 1, 6 7 1 8 43, ठीक है। 4386.34 आ रहा है, ठीक है। देखिए ये आपको वहां तक पहुंचा दिया था, आप इसको नहीं मानते क्योंकि आपको मार के भी निकल आता, लेकिन 100 के बराबर कह रहा था तो इतना समझ में आ रहा था कि उससे तो कम ही होगा, तो इसलिए मुझे ये निकालना पड़ा। तो आपको कितना 4386.34, क्योंकि नीचे 100 भी था इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, क्या रहा है, x - 4 बराबर 4 और x क्यूब - y क्यूब बराबर 316 और y ग्रेटर देन 0 है, x पावर 4 इतना मीटर। अब देखो या तो आप इसको जाओगे सॉल्व करने, देखिए, या फिर आप ये बात सोचो कि ऐसा कौन सा x और y ले लें जिससे कि हमको ये आंसर आ जाए, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर x, चूंकि देखिए 316 के आसपास में किस चीज का है, उससे ज्यादा किस चीज का है जिसका कि क्यूब आता है 316 से ऊपर, तो 6 का 216 आता है, 6 36 216, 7 का 347 होता है, 343 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ 7 का ही क्यूब मान ले रहे हैं, ठीक है। 343 होता है माइनस y का क्यूब बराबर 316, तो 316 और 47 घटाओ तो कितना होता है, ये हो जाएगा आपको 16 4 20 27, किसका आ जाएगा 27 बराबर y क्यूब हो जाएगा, तो y बराबर 3। मतलब आपका जो है, अगर यहाँ पे 7 लिए थे या फिर ऐसे करके चेक करते, अगर यहाँ 7 लेते तो y क्या होना चाहिए था 3, तब तो ये 4 होता। तो अगर यहाँ देखते 3 को घटा के 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या ये आता है, आप देखोगे आ जाएगा, तो आपको पता ही चल गया 7 के पावर 4 माइनस 3 के पावर 4, तो 343 इंटू 7, 27 के बाकी 2, 7 28 25 शून्य बाकी 3, 27 3 24 माइनस 3 तिया 9 81, 27 तिया 81, जब घटाओगे तो 2320 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन है क्योंकि अभी तक आपको डायरेक्ट बोलता था दोनों में सेम जोड़ते हैं या दोनों घटाते हैं, बट ये क्वेश्चन में क्या बोले, एक में घटाएं एक में जोड़ें, फिर कैसे निकालेंगे, एक में। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको मैं समझाता हूँ। अगर इससे पहले आप वीडियो देखे होंगे तो पहले क्या बोलता था कि रेशियो कुछ दे देता था, लेकिन दोनों में जो दो चीजों का रेशियो उस दोनों में जोड़ता था तो फिर नया रेशियो देता था, या दोनों में सेम नंबर घटाता था तो आप रेशियो। इस बार क्या हुआ, अलग हुआ है, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया गया, देख रहे हो ना, पहली संख्या क्या कर 5 घटा रहा है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा गया, तो अनुपात 5 और 12 हो जाएगा। तब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात क्या होगा, क्लियर हो गया, सॉरी देखिए आप। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बाद वाले को ऊपर लिखिए और पहले वाले को नीचे, क्लियर। अच्छे से देखना, इसको मैं आराम से बताऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं पहली संख्या a था, दूसरी संख्या b, तो बताइए बाद में क्या हो गया इसका रेशियो 5 और 12, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे कर, ठीक है। अब पहले कितना था 2:3। अब हमको एक चीज बताओ कि पहले संख्या में क्या किया गया है, ठीक है, पहले संख्या में क्या किया गया है, घटाया गया है। देखो पहले संख्या में घटाया गया है, तो घटाए पहले संख्या घटाने के बाद वाला आया, तो बाद वाला छोटा रहा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले वाले संख्या में घटाया गया है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, पहले से क्या किया गया, घटाया गया, तो इसलिए जो है बाद वाला संख्या बड़ा था। तो अब यहाँ बताओ बाद वाला संख्या छोटा था ना, सॉरी पहले वाली संख्या में घटाया गया, ठीक है। जब बड़े संख्या में घटाया जाता है तो बाद में छोटा हो जाता है, तो बाद वाली संख्या छोटा था,
तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बस देख रहे हैं कि अगर बाद वाला छोटा है, छोटा में से बड़ा वाला घटाएंगे क्या आएगा, माइनस में। तो माइनस में कितना कर दूं, 5, ठीक है। और यहाँ क्या करूं, यहाँ पे जोड़ा गया है तो यहाँ +6, घटाया गया है तो माइनस, जोड़ा गया है तो प्लस। अब आपको क्या करना है वो देखो ध्यान से, आपको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 12 दूना 24। अब बताओ 5 तिया 15, 12 दूना 24, 24 में से 15 गया 9, और इस 9 का वैल्यू अब मुझे जानना है क्या होगा। देखो यहाँ पे 6 दूनी 12 में से अब जो करते हैं उसको घटा देते हैं बाद वाले से, तो 5 तिया 15 तो -15। आपको दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 12 + 15 कितना हो जाएगा 27, तो 9 का वैल्यू 27, क्लियर। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर 1 का वैल्यू 3 हो गया तो बताओ 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर वाले में देखेंगे, 1 का वैल्यू 3 तो 5 का वैल्यू 15, और 12 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 3, 5 का वैल्यू 15, 12 तिया ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब बताओ कि ये तो बाद वाला था, हमको पहले वाला, तो पहली संख्या में 5 घटाया जाने पे मिला तो ये 15 था, तो इसमें जोड़ेंगे तब तो 20 तो है ना, पहली वाली संख्या में से अगर 5 घटाएंगे तो 15 मिल जाएगा। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, 30 लिखना पड़ेगा कि इसमें घटाया जोड़ा गया है, तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। आपको बताओ पहला संख्या क्या था 20, दूसरा संख्या 30, पहले यही ना वो चाहिए था। आपको क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, तो दोनों में 8 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 28 और 38, तो क्या हो जाएगा 14 और 19। समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो आपको क्या कह रहा है, 7, 11 और 13 इस संख्या से ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, 8, 2, 3, P, 2, Q। टोटल कितने संख्या है 6। अब देखो 7 × 11 × 13 बराबर क्या आता है 1001। तो आप जानते हो जब कोई भी नंबर जो 1001 से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होने वाला होता है, अगर फुल्ली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पूर्णतः डिवाइड लिखा है, फुल्ली डिवाइड हो रहा है, तो उसमें 3 डिजिट जो है रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ अगर 823 है तो ये भी 823 होगा, मतलब कोई भी अगर संख्या 1001 से हो रहा है तो अगर 251 है तो ये 251, ये नंबर जो है आपको इससे डिवाइड हो जाएगा, या 251, 251, 251, ये भी नंबर इससे डिवाइड होगा। समझ में आया आपको। तो वो क्या होता है कि रिपीट होना चाहिए, इस हिसाब से P कितना हो गया 8, Q कितना हो गया 3, तो P 8 और Q 3, तो कितना हो जाएगा 5, क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a - b का होल क्यूब, और पूछा है x का गुणांक मतलब कोफिशिएंट क्या है, ठीक, x का कोफिशिएंट क्या है। तो आप बताओ a - b का होल क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे सर a क्यूब - b क्यूब -3ab × a - b, यही होता है। अगर इसको सॉल्व भी करोगे तो a क्यूब - b क्यूब -3a² + 3ab², क्लियर। तो बताओ a क्यूब करेंगे उसमें x का क्यूब आ जाएगा, और b क्यूब करेंगे तो जस्ट 4 × 16 = 64, इसमें x भी नहीं आएगा, तो ये तो हमको लेना ही नहीं है। अभी देखते हैं -3 × a का स्क्वायर, तो मेरे लिए a ये है b ये है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको x² आएगा, तो ये भी हमको मतलब नहीं है, +3 × a कितना है हमारा 3x × b कितना है मेरा 4 और उसका स्क्वायर, 3 × 9 4 × 16, तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54 और 90 144। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी ये 144, क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए पहला वाला इसलिए हटा कि x³ आ रहा था, इससे कोई मतलब था नहीं, अगर a का क्यूब करते, दूसरा वाला में कुछ आ ही नहीं रहा था, तीसरे वाले में a² हो रहा था, और a मेरा 3x है तो स्क्वायर करते तो x² आता, वो भी नहीं था, तो मेरे लिए सिर्फ ये मतलब था, हमको 3ab² का वैल्यू निकाल लेना था। अब देखिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त A और B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कर दिया, और ये कहाँ पे A और B पे। समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ जीवा, यही तो उभयनिष्ठ जीवा है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ये हो गया। यहाँ सेंटर ले लेते हैं, आप बताओ ये दूरी कितना होगा 15 और ये दूरी 37, क्लियर। तो आपको बोल रहा है कि दोनों वृत्तों के बीच का
बताइए कितना लंबाई हो जाएगा ये। अब आप जान लीजिए जब भी ये दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो बीच वाला जो होता है, अगर सेंटर ऐड करेंगे, दोनों जोड़ेंगे, तो ये इस जीवा को, बीच वाले पॉड को हाफ हाफ बांट देता है। तो इस हिसाब से मुझे बस इतना बता दीजिए, टोटल 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना होता है 90 डिग्री पे कट करता है। अब बताओ ये 15 है, ये 12 है, तो नीचे कितना हो जाएगा? तो ये देखो 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे मैं कह रहा हूँ 4 तिया, देखो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट्स आप पढ़े हो, इसको 3 गुना हुआ, ये भी 3 गुना हुआ, ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? 12 और 37, तो यहाँ कितना होता है 35। ठीक है, तो और ये लंबाई कितना हो जाएगा बताओ? 35 9 44। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब देखो, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, मतलब कोई ऋण रहा होगा, इसमें पहला किस्त इंस्टॉलमेंट I1 आया, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट I2 आया। क्लियर? ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से। तो अब क्या करें, लेकिन ब्याज की दर कितना है? 10%, जिसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज पे होती है। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, प्रत्येक किस्त कितने की है? 6534, 6534, 6534, मतलब कुछ रुपए लेके गए थे, उसका पहला किस्त यहाँ पे किए और दूसरा किस्त यहाँ पे किए। अब आप जानते हो 10% है, 10% का अर्थ कितना होता है, बस मुझे ये बता दो। कहोगे सर 1/10, मतलब 10 पे 1 रुपए उसको ब्याज देना पड़ रहा है। तो फर्स्ट साल के हिसाब से देखो, ध्यान से देखना, अगर हम 10 रुपए लेते तो हमको कितना ब्याज देना पड़ता? सॉरी, ये ब्याज 1 देना पड़ता। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ब्याज 1 देना पड़ता, बट अमाउंट कितना है आपका? ये है, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है आपको बताइए? मतलब इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ता है 11 के हिसाब से, और इंटरेस्ट कितना होता है 1। अमाउंट बोल दो या इंस्टॉलमेंट बोल दो, पहला इंस्टॉलमेंट आपको 11 देना पड़ता अगर 10 रुपए लेते तो। फिर देखिए, आप ये जानते हो इसको बनाते वक्त, अब दूसरे साल के लिए क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, तो 10 दही के 100, और यहाँ भी 11 करे हैं 121। तो दूसरे साल के लिए आपको क्या हो रहा है? 121 रुपए आपको लौटाना पड़ रहा है। अब समझिएगा, तो पहले साल के लिए 10 के बदले आप 11 अमाउंट दे रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट बन रहा है 1 रुपया। दूसरे साल 100 के बदले आप 121 दे रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट कितने का बन रहा है? 21 का। ये कोई दिक्कत नहीं ना? मैंने दोनों को अलग लिख दिया, मतलब ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट I1 है और ये आपका इंस्टॉलमेंट क्या है? I2 है। अब दोनों का अलग अलग तरह से हम निकाल लेंगे, देखो कैसे। 11, ये जो 11 है, पहला इंस्टॉलमेंट दिए कितना है आप? 6534। तो 11 का वैल्यू अगर 6534, हमको पूछा क्या है? तो लगाया गया कुल ब्याज बतावे, आपको प्रिंसिपल नहीं पूछा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ब्याज बताइए। तो मुझे बताइए, अगर पहला इंस्टॉलमेंट 11 है, 11 का वैल्यू इतना है, तो 1 का मुझे वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए? क्योंकि इंटरेस्ट मेरा पहले साल कितने का है? 1 का। 10 रुपए लिए थे, 11 लौटाए हैं, तो एक्स्ट्रा 1 रुपए लौटा, वही तो इंटरेस्ट है, क्योंकि हम अपना जो प्रिंसिपल होता है उसमें वो इंटरेस्ट जोड़ के उसको लौटाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट मेरा 1 का था। अब 11 का वैल्यू अगर 6534 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 11 से डिवाइड कर देंगे, तो आप 11 से डिवाइड करो तो 11 5 55 और 103, 11 9 99, 11 4 44, तो 1 का वैल्यू आपका आ गया 594। तो पहला बार में जो पहले किस्त में मेरा ब्याज जो बन के जा रहा है उसके पास, वो जा रहा है 594। दूसरे में देखो, आपको इस 121, ठीक है, दूसरे बार इंस्टॉलमेंट कितना दिया? 121, लेकिन ये 121 किसके बराबर है भैया? 6534। किसके बराबर है? 6534। अब 121 से जैसे ही उसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे ही डिवाइड करोगे 6534 को, तो कितना बनेगा? 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 121 का वैल्यू अगर 6534, तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 54। कितना आ जाएगा? 54। कोई प्रॉब्लम? करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी कितना था? 65 से 34, इसलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट को भी मैंने इसके बराबर कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया 1 का वैल्यू 54। तो बताओ 21 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसको 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 चौक कितना होता है? 84 के 4 बाकी 8, और 21 बचे 5 का 5, 105, 113। सही किया है ना? देख लेते हैं। 21 चौक 84 के 4 बाकी 8, और 21 बचे 5 10, 5 इकाई 5, 105, 105 और 108 जोड़ के 113। तो ये आपका पहला इंटरेस्ट था, और ये
दोबारा बार में जो इंटरेस्ट किया, मतलब इसमें कितना इंटरेस्ट किया 1134। अब बताओ टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया, बोलोगे 4 दूना 8, 9 3 बाई 2 बाकी 1, 5 1 6 1 7, 1728। तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा 1728। अब एक चीज और मैं बोल दूं, फर्स्ट साल का जो होता है आप कंपेयर जब करोगे 10 का 11 होता है, इसका 100 कर दो। सेकेंड, ये फर्स्ट ईयर के लिए, क्लियर, सेकेंड ईयर के लिए 100 का 11 121 होता है। अगर थर्ड ईयर के लिए जाओगे फिर इसका क्यूब कर देना, थर्ड ईयर तो आपका हो जाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा 1331। ठीक है, इस तरह से। तो ये 11 पहला से कंपेयर होता है, दूसरा वाला दूसरे से होता है, तीसरा वाला तीसरे से होता है। अगर आपको ये चीज पूछा रहता है कि मूलधन कितना था, तो आप देखो 11 का वैल्यू कितना आया 594, तो 10 का वैल्यू निकाल लेते, फिर 121 का वैल्यू कितना था, पैसा 1 का वैल्यू कितना है 54, तो 5400। अगर आपको पूछता कि आप बताइए प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलते 11 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 594, तो 10 का वैल्यू, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल ये था, तो आप बोलते सर 5940। यहाँ 1 का वैल्यू 54 आया तो 100 का वैल्यू 5400। तो आपको अगर प्रिंसिपल पूछता तो ये हो जाना चाहते मार्किंग 15 से 11 इतना हो जाता है। क्लियर, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, यहाँ हम सारे 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए शिफ्ट के साथ, मतलब कि 20 के बाद शायद 23 का शिफ्ट हुआ था, 23 अगस्त का, उसका पहले शिफ्ट के साथ आपके मिलेंगे। ठीक है, बीच में दीपावली आ रही है, हो सकता है 1-2 दिन का वहाँ पे ऑफ रहेगा, उस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर, तो उसके बारे में लेकिन मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा अगर ऑफ रहा तो। क्लियर, तो जो भी लोग नए थे हमारे चैनल पे जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये भी पहुंचे, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, सर यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ, और अगर अच्छा भी लग रहा है तो आप जरूर कुछ ना कुछ वहां लिखें ताकि मुझे पता चले आपको क्लास से फायदा मिल रहा है नहीं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, बाय।